हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली मैं एक ट्रेड बॉडी से जीएसटी पे इंटरेक्शन कर रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि आज का बिजनेसमैन जीएसटी में अरेस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर में है। एक खौफ है उसकी आंखों में। अब ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी में ये अरेस्ट के प्रोविजंस कुछ नए प्रोविजंस आए हैं, पहले की टैक्स लॉज में नहीं होते थे। पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, सेंट्रल एक्साइज, वैट, कस्टम्स, सब में अरेस्ट की प्रोविजंस थी। और ये बिजनेसमैन भी कई सालों से अपना बिजनेस लेके बैठे हुए हैं। तो आज इस अरेस्ट को लेकर इतना डर क्यों? उसका कहीं ना कहीं कारण दिखाई दिया जीएसटी ऑफिशियल्स के एटीट्यूड में। वो अरेस्ट के प्रोविजंस को कैसे यूज कर रहे हैं। स्पेशली ये जो फेक इनवॉइस, फेक आईटीसी के स्कैम्स हैं, और उन्हें रोकने के लिए जो जीएसटी ऑफिशियल्स का एटीट्यूड है, वो किसी एक बायर के यहां पहुंच जाते हैं कि आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, या उसके डाउन द लाइन कोई सप्लायर अपनी जगह पर नहीं मिला, वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपके यहां पर कोई सप्लाई आई ही नहीं, कोई माल आया ही नहीं, तो आपने सिर्फ बिल लिया है। तो अब ऐसा करिए, आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, या तो उसे जमा करवा दो, वॉलेंटरी डिपॉजिट करवा दो, या फिर हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो इस हालात में वो बिजनेसमैन डरा हुआ है। तो क्या जीएसटी में जो ये अरेस्ट के प्रोविजन है, इसका मतलब ये है कि किसी को भी कभी भी कहीं भी अरेस्ट कर सकते हो? किस ऑफेंस के होने पर, किस अमाउंट पर, किस सिचुएशन में आप अरेस्ट कर सकते हो एज पर जीएसटी प्रोविजंस? सेकेंडली, ये जो कमिश्नर को अरेस्ट की पावर दी गई है, ये उसे कैसे एक्सरसाइज करनी है? उसका जब जैसे मन करे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, या उसे अरेस्ट का डिसीजन लेने से पहले कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ कंसीडर करना होगा, उसकी पावर्स के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अरेस्ट के केस में दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? बात तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आज के बिजनेसमैन के लिए भी इन दोनों में डिस्टिंक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर एक अरेस्टिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, वही उस आदमी को बेल पर छोड़ देता है, उसे बेल दे देता है। अरेस्टिंग ऑफिसर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन to release that person on bail. तो बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ एक टेक्निकल अरेस्ट है, उसने आपको कस्टडी में तो लिया ही नहीं, सीधा बेल पर रिलीज कर दिया। तो आपको कस्टडी में नहीं लेता अनटिल एंड अनलेस आप उस बेल कंडीशंस को पूरा ना कर पाओ। ये तो हुए बेलेबल ऑफेंस। अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की। नॉन बेलेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ही नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बेलेबल ऑफेंस में बेल की पावर अरेस्टिंग ऑफिसर के ही पास थी, यहां वो पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है। अरेस्टिंग ऑफिसर उस आदमी को कस्टडी में लेता है
और विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि इस आदमी को बेल देनी है कि नहीं देनी, क्या उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रिमांड पर देना है, वो डिसीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है। तो यही फर्क है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अब चलते हैं हमारे जीएसटी एक्ट पर। जीएसटी में ऑफेंसेस डिफाइन है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 132 में। वहां पर ऑफेंसेस डिफाइन है, एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है, लेकिन उन सभी ऑफेंसेस में से सिर्फ 4 स्पेसिफिक ऑफेंस को छोड़कर बाकी सभी ऑफेंसेस बेलेबल हैं। सिर्फ 4 स्पेसिफिक ऑफेंस को छोड़कर बाकी सभी ऑफेंसेस बेलेबल है, मतलब वहां सिर्फ एक टेक्निकल अरेस्ट है। तो अब बात करते हैं उन 4 स्पेसिफिक ऑफेंसेस की जो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं, जहां अरेस्ट हो सकती है। वो ऑफेंसेस कौन से हैं? सबसे पहले तो वो ऑफेंस है जहां पर विदाउट इनवॉइस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की गई, बिना बिल के गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की गई, क्लैंडस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है जहां पर विदाउट सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बिल इशू किया गया, कोई सप्लाई नहीं करी गई किसी गुड्स या सर्विस की, सिर्फ बिल इशू किया गया, जिसे कहते हैं ट्रेड में फेक इनवॉइस। ये है सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑफेंस क्या है? मेरे पास कोई सप्लाई नहीं आई, मैंने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बिल लिया है, सिर्फ बिल लिया है। तो जो मैं आईटीसी ले रही हूं उसके बदले मेरे पास कोई सप्लाई आई ही नहीं है। यह है थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑफेंस आईटीसी का। हां, यहां ये नोट करने वाली बात है कि आईटीसी में तो हजारों तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो माल मैंने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया था, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, या मेरा क्रेडिट सेक्शन 17 में ब्लॉक था, या फिर जो मैंने माल लिया है वो मेरी इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होता, मैंने उस माल को डाइवर्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। तो वो सब आईटीसी के डिस्प्यूट ऑफेंसेस यहां कवर्ड नहीं है। यहां सिर्फ वही ऑफेंसेस कवर्ड है जहां विदाउट रिसिप्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज मैंने सिर्फ बिल लिया है। और लास्ट में फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है जहां मैंने अपने रेसिपिएंट से तो टैक्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन सरकार को जमा नहीं कर पाया। ड्यू डेट के से 90 डेज तक वो टैक्स मैंने सरकार को जमा नहीं करवाया। ये है फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। अब इन 4 ऑफेंसेस के केस में अरेस्ट हो सकती है, लेकिन इन 4 ऑफेंसेस के केस में भी अरेस्ट तभी होगी जब वहां पर टैक्स अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 5 करोड़ से ज्यादा होगा। तो अगर टैक्स ऑफिशियल ये अलेज करता है कि मैंने सिर्फ बिल लिया है, मेरे पास कोई माल नहीं आया, तो उस केस में भी मैं अरेस्ट के लिए तभी लायबल होंगी, अरेस्ट तभी हो पाएगी जब वहां पर टैक्स अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। अब ये जो टैक्स अमाउंट है 5 करोड़ से ज्यादा, उसमें प्योरली टैक्स का अमाउंट ही आएगा।
डिपार्टमेंट क्या करता है, मेरे पास आएगा कि मैडम आपने सिर्फ बिल लिया, आपके पास कोई माल नहीं आया, तो आपने ये ऑफेंस कमिट किया है और आपकी जो टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। वो उन्होंने कैलकुलेशन कैसे की 5 करोड़ की, उसमें टैक्स भी ऐड कर दिया, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, उसमें पेनल्टी भी ऐड कर दी। नहीं, वो टैक्स अमाउंट जो 5 करोड़ की बात कर रहा है वो प्योरली टैक्स की अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड नहीं होंगे। हाँ, वो टैक्स की अमाउंट सीजीएसटी की भी हो सकती है, आईजीएसटी, एसजीएसटी और इवन कॉम्पनसेशन सेस। तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स और सेस की अमाउंट है। अब किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, शो कॉज नोटिस इशू होता है, एडजुडिकेट होता है और फिर ये निकल कर आता है कि इस आदमी ने इन चारों में से कोई ऑफेंस कमिट किया है और जो टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व थी वो भी 5 करोड़ से ज्यादा है। तो फिर उसकी कन्विक्शन हो सकती है, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जहां पर अभी एडजुडिकेट नहीं हुआ है मैटर, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी ये डिटरमाइन नहीं हुआ है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया, अभी ये एडजुडिकेट नहीं हुआ है कि यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है कि नहीं है। तब अरेस्ट कैसे होगी? सेक्शन 69 डिपार्टमेंट के एक सीनियर रैंकिंग ऑफिसर कमिश्नर को अरेस्ट की पावर देता है। लेकिन अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस कमिश्नर के पास अभी तक एडजुडिकेट हुआ नहीं है, कमिश्नर को भी फॉर श्योर पता नहीं है कि ये ऑफेंस हुआ है, कितनी अमाउंट है, तो वो अरेस्ट कैसे करेगा, अरेस्ट का ऑर्डर कैसे देगा? एक कमिश्नर अरेस्ट का ऑर्डर तभी दे सकता है व्हेन ही हैज रीजन टू बिलीव कि मैंने ये ऑफेंस किया है और यहां इस ऑफेंस में टैक्स की अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए इस बात का। जब उसके पास रीजन टू बिलीव होगा तब उसके पास मुझे अरेस्ट करने की पावर आएगी। तो रीजन टू बिलीव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कमिश्नर के पास अरेस्ट की पावर ही नहीं है। तो ये रीजन टू बिलीव होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नोएडा की गौतम बुद्ध नगर अथॉरिटीज एक मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जीएसटी के एक मैटर में। तो उन्होंने दिल्ली के सीजीएसटी कमिश्नरेट को एक लेटर लिखा कि हमारी पार्टी का एक सप्लायर, L2 सप्लायर आपके कमिश्नरेट में है, जरा एग्जामिन करके बताइए, देख कर बताइए कि वो वहां पर है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब इस लेटर के बेस पर दिल्ली के सीजीएसटी कमिश्नरेट का जॉइंट कमिश्नर उस आदमी के अगेंस्ट, जिसके बारे में नोएडा की अथॉरिटीज एग्जामिन करने के लिए कह रही थी, सर्च ऑथराइजेशन दे देता है। सर्च ऑथराइजेशन की पावर जॉइंट कमिश्नर को दी गई है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 67 में। अगर एक जॉइंट कमिश्नर को लगता है, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव
किसी प्रेमाइस पर गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन या सम थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स विच आर रेलिवेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन वो सिक्रीटेड हैं, तब वो उस प्रेमाइस का सर्च ऑथराइजेशन दे सकता है। मैटर दिल्ली हाईकोर्ट के पास पहुंचा कि ये सर्च ऑथराइजेशन इस जॉइंट कमिश्नर ने कैसे दी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक चिट्ठी आई दूसरे कमिश्नरेट से और आपने सर्च ऑथराइजेशन दे दिया। आपके पास ये रीजन टू बिलीव कैसे आया कि यहां पर इस प्रीमाइस पर कुछ गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन या सम अदर डॉक्यूमेंट्स और थिंग सिक्रीटेड है? सिर्फ एक चिट्ठी के बेस पर आप इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे थे इस मैटर में, तो क्या मटेरियल पे आपने अपना ये बिलीफ फॉर्म किया? सेकेंडली, वो भी एक रजिस्टर्ड प्रीमाइस पर। कोई आदमी गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन एक रजिस्टर्ड प्रीमाइस पर छुपाएगा? क्या उसने किसी कैविटी में छुपा रखा था? ये सर्च ऑथराइजेशन की पावर एक जॉइंट कमिश्नर को दी है। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए एक्ट कहता है कि आप सर्च ऑथराइजेशन तभी दोगे व्हेन यू हैव रीजन टू बिलीव। मियरली एक दूसरे कमिश्नरेट से आई चिट्ठी के ऊपर आप सर्च की ऑथराइजेशन देते हो, इसे रीजन टू बिलीव नहीं कहेंगे। रीजन टू बिलीव का मतलब आपके सामने कोई मटेरियल होता, कोई एविडेंस होते, फैक्ट्स होते, आप उन्हें देखते समझते, उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करते। आपने यहां कोई माइंड तो अप्लाई किया ही नहीं अपना। फिर माइंड अप्लाई करके आप एक बिलीफ फॉर्म करते कि हाँ, यहां इस जगह पर ये माल सिक्रीटेड हो सकता है, जो गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है वो यहां छुपाई हो सकती है। तब आपका सर्च ऑथराइजेशन देना जस्टिफाइड होता। तो दिल्ली हाई कोर्ट्स ने ये सभी प्रोसीडिंग्स क्वैश की। अब यहां पर अरेस्ट के केस में क्या हो रहा है? सिमिलर, बिल्कुल। एक कमिश्नरेट दूसरे कमिश्नरेट को चिट्ठी लिखता है कि वाइल इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चला है कि ये जो सप्लायर है ये यहां नहीं मिला। आपके जुरिस्डिक्शन में एक रेसिपिएंट है, उसका कोई सप्लायर का डाउन द लाइन सप्लायर उनके उस कमिश्नरेट के इन्वेस्टिगेशन में वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं मिलता है। वो आपको बताते हैं आपके कमिश्नरेट को, और आपका कमिश्नरेट ये अज्यूम कर लेता है कि इस रेसिपिएंट के पास मेरे पास माल आया ही नहीं, क्योंकि वहां कोई मेरा सप्लायर का डाउन द लाइन सप्लायर नहीं मिला। क्या इसे रीजन टू बिलीव कहेंगे? ये एक सस्पिशन हो सकता है, एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पहला कदम हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इस बात से आप मेरे अगेंस्ट ये बिलीव फॉर्म कर सकते हो कि मेरे पास माल आया ही नहीं? हमारे बीच में क्या हुआ उस पूरी ट्रांजैक्शन में, उस सप्लायर से मेरे तक माल आने तक क्या क्या हुआ? क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया? ये भी तो हो सकता है, अगर मान लीजिए मेरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, वो नहीं मिला, उस सप्लायर ने माल कहीं और से मुझे शिप करवा दिया हो और बिल अपने नाम से काट लिया हो, क्या आपने चेक किया? मेरे पास बिल्टी है, मेरे पास ई वे बिल है, मैंने माल आगे बेचा भी है। तो आप ये किस मटेरियल पर ये बिलीव फॉर्म कर रहे हो कि मेरे पास माल आया ही नहीं? जस्ट बिकॉज मेरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जस्ट बिकॉज उसके कोई डाउन द लाइन सप्लायर वहां नहीं मिला अपनी जगह पर, उसने टैक्स पे नहीं किया था। एक्ट कहता है आप तभी आपके पास अरेस्ट की पावर आएगी व्हेन यू हैव सम रीजन टू बिलीव,
और रीजन टू बिलीव का मतलब मियर सस्पिशन, शक नहीं होता। एक रीजनेबल आदमी का बिलीफ, कोई एक रीजनेबल आदमी इस बात को माने कि हाँ मेरे पास माल नहीं आया होगा, और वो ये बात कैसे मानेगा, जब उसके सामने कोई फैक्ट्स होंगे, कोई एविडेंस होंगे, उस पे वो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा, देखेगा, संपर्खेगा, एग्जामिन करेगा, फिर वो एक बिलीफ क्रिएट करेगा कि हाँ ये सब मटेरियल एविडेंस शो करता है। मान लो उस कमिश्नर को मिलता है कि कोई ऑल्टरनेट सोर्स मिल गया माल का, या फिर मैं कह रही हूं मैंने इस बायर को माल बेचा, उस बायर को भी माल नहीं मिला, उस बायर के पास भी माल नहीं गया, ऐसे कुछ एविडेंस आ रही है उसके पास, तो वो एक रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर सकता है और तभी उसके पास अरेस्ट की पावर आती है। तो कमिश्नर के पास कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ रेलेवेंट मटेरियल, कुछ रेलेवेंट एविडेंस होना चाहिए। इररेलेवेंट फैक्ट्स, इररेलेवेंट मटेरियल, बिल्कुल अनकनेक्टेड, जैसा एक्चुअली हो रहा है कि कोई पीछे सप्लायर नहीं मिला, ये अनकनेक्टेड है मटेरियल है, इससे आप इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट समझ सकते हो, लेकिन वो एक रेलेवेंट मटेरियल नहीं है मेरे अगेंस्ट बिलीफ फॉर्म करने के लिए कि मेरे पास कोई सप्लाई नहीं आई। लेकिन अगर एक कमिश्नर को ये एविडेंस मिलता है कि उसे कोई ऑल्टरनेट सोर्स मिलता है मेरे माल प्रोक्योर करने का, मेरे बायर के पास माल नहीं मिलता, तब वो एक ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर सकता है और वहां उसके पास मेरे अरेस्ट करने की जुरिसडिक्शन आती है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि कमिश्नर के पास तो सिर्फ आधे माल की इंफॉर्मेशन थी, उसके पास मटेरियल कम था, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, सफिशिएंट मटेरियल नहीं था, क्योंकि कोर्ट्स उस मटेरियल की सफिशिएंसी पर नहीं जाती जिस पर कमिश्नर अपना बिलीफ फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो कमिश्नर का प्रेरोगेटिव है। लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट उस कमिश्नर के पास कोई रीजनेबल बिलीफ ही नहीं है और मैं कोर्ट के सामने ये बात लेकर जाती हूं, तो उस कमिश्नर को कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि उसके पास क्या मटेरियल था, क्या इंफॉर्मेशन थी, जिसके बेसिस पर उसने ये बिलीफ फॉर्म किया कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। और अगर कोर्ट को मिलता है कि कमिश्नर के पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं था, उसने ये रीजन टू बिलीव फॉर्म नहीं किया, तो कोर्ट 1 मिनट भी नहीं लगाती ऐसी प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने में। अगर आप कोर्ट्स को ये यकीन दिला दो कि इस कमिश्नर ने ये जो अरेस्ट के ऑर्डर दिए हैं ये बिना किसी रीजन टू बिलीव के दिए हैं, तो कोर्ट्स डेफिनेटली उस बात का कॉग्निजेंस लेती है और उन प्रोसीडिंग्स को क्वैश करती है। तो मोस्ट ऑफन देन नॉट, जनरली जो ये कमिश्नर आईटीसी फ्रॉड केसेस में बोनाफाइडी बायर्स के अगेंस्ट अरेस्ट की बात करते हैं, इस मटेरियल पर कि उसका सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, उसके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो गया, उसका कोई डाउन द लाइन सप्लायर फिजिकली नहीं मिला, उसके किसी सप्लायर ने ट्रांजिशनल क्रेडिट से पेमेंट की थी जो एडमिसिबल नहीं था, ये सब मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे अगेंस्ट ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म करने के लिए कि मेरे पास सप्लाई नहीं आई। इन बेसिस पर अगर वो अरेस्ट का ऑर्डर देता है तो वो बेशक इलीगल है। अब दूसरी बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिश्नर ने ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर लिया कि मैंने ये सर्टेन ऑफेंस किया है, मैंने सिर्फ माल लिया है, सॉरी मैंने सिर्फ बिल लिया है, मेरे पास कोई सप्लाई नहीं आई और टैक्स अमाउंट भी 5 करोड़ से ज्यादा इन्वॉल्व है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बस मेरे घर अरेस्ट का ऑर्डर लेकर पहुंच ही जाए, वो मुझे अरेस्ट करे ही करे?
जब भी जैसे ही वो रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर लेगा, क्या हर केस में उसे अरेस्ट करना है उस आदमी को जाकर? नहीं। यहां रीजन टू बिलीव के बाद अगला वर्ड आता है मे। ही मे अरेस्ट और ही मे नॉट अरेस्ट। शैल वर्ड का यूज नहीं है यहां पर। तो रीजन टू बिलीव तो पहला स्टेप है। उसने मेरे अगेंस्ट मटेरियल इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन आई, पढ़ा, समझा, एग्जामिन किया, फिर एक बिलीव फॉर्म किया कि मेरे पास सिर्फ बिल आया है, कोई माल नहीं आया, और टैक्स अमाउंट भी 5 करोड़ से ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तब तो उसने पहली सीढ़ी चढ़ ली, उसके पास जुरिस्डिक्शन आ गया मुझे अरेस्ट करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अरेस्ट कर ही ले। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे अपने आप से पूछना होगा। और इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि वो मुझे अरेस्ट क्यों करे, वाई अरेस्ट। हर केस में उसे अरेस्ट नहीं करना है, उसे डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो देखे किस केस में अरेस्ट करना नेसेसरी है। हम यहां अरेस्ट की बात कर रहे हैं, किसी की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल करने की। पर्सनल लिबर्टी जो एक इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। आप अरेस्ट करते ही मेरी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर लेते हो। सेकेंडली, अरेस्ट करने से हमारी सोसाइटी में किसी की भी अरेस्ट होती है, उसको बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, उसकी सोसाइटी में स्टैंडिंग कम होती है, उसके बिजनेस पर फर्क पड़ता है। तो अरेस्ट करना है कि नहीं करना, इसका डिसीजन एक कमिश्नर, एक हाई रैंकिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट के, उस पर छोड़ा गया है, उसकी डिस्क्रिशन पर, ये मानते हुए कि वो बहुत सोच समझकर फैसला लेगा कि वो अरेस्ट करे कि ना करे। ये कमिश्नर के विम्स और फैंसीज पर नहीं है। इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, इसे अरेस्ट कर लो, हाँ इसकी शक्ल ठीक लग रही है, इसे अरेस्ट मत करो, ऐसा नहीं है। उसे ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। एक आदमी आपको फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है, आपके हर सम्मन पे आता है, आपके हर नोटिस का जवाब देता है, आप उससे जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हो आपको लाकर देता है, तो आप उसे क्यों अरेस्ट करोगे? क्या मिलेगा आपको उसे अरेस्ट करके? तो हर केस में अरेस्ट नहीं बनती है अनटिल एंड अनलेस कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वहां पर अरेस्ट नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कमिश्नर को लगता है कि जब कन्विक्शन का टाइम आएगा, जब सजा का टाइम आएगा, तो ये बंदा भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, यहां मिलेगा ही नहीं, ये तो एक फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, इसके पास कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो शायद उस केस में वहां उसका अरेस्ट करना जस्टिफाइड है। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी बिजनेस लेके बैठा है, उसकी वहां पर फैक्ट्री है, 50 साल से वो वहां बिजनेस कर रहा है, उसके बेटे पोते सब उसके साथ रहते हैं, उसके रूट्स है वहां पर, उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, तो आप उसे क्यों अरेस्ट करोगे? ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं और आपको दोनों में देखना है कि कहां अरेस्ट बनती है और कहां नहीं। सिमिलरली, इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, अभी अर्ली स्टेजेस पे है, और आपको लगता है कि ये जो आदमी है ये विटनेस को इन्फ्लुएंस कर देगा, क्योंकि जो विटनेस है उसके एम्प्लॉयज है, लेबरर्स है, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाएगी। तो उस केस में आप उसकी अरेस्ट का ऑर्डर देते हो। इट इज क्वाइट जस्टिफाइड। लेकिन वही
दूसरा केस, जहां उस आदमी के पास कोई रिसोर्स नहीं है आपके विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का। आप कह रहे हो कि तुम्हारे पास माल नहीं आया, वो कह रहा है आया है। और किससे आया है? उस सप्लायर से जो खुद एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है। वो आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल हैम्पर नहीं कर सकता। तो उस केस में आप अरेस्ट का ऑर्डर क्यों दोगे? जब तक आपका कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा, आप कोई ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर रहे हो, आप क्यों अरेस्ट करोगे किसी भी आदमी को? कमिश्नर को अरेस्ट करने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों इस आदमी को अरेस्ट करना नेसेसरी है, जरूरी है। इसको अरेस्ट करने से क्या पर्पस सर्व होगा, मैं क्या अचीव करूंगा इसे अरेस्ट करने से। सुप्रीम कोर्ट ने अवनीश कुमार के केस में कहा कि 7 साल की सजा तक के जो केसेस हैं, वहां पर अगर कोई अक्यूज्ड आपको फुल्ली कॉपरेट कर रहा है, आप उसे नोटिस दोगे और वो हर नोटिस का आपका जवाब दे रहा है, आपके बुलाने पर आ रहा है, तो आप वहां पर अरेस्ट नहीं करोगे। और अगर अरेस्ट करोगे, अगर आपको लगता है अरेस्ट करना जरूरी है, तो आप अपने रीजंस रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको लगता है ये आपकी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर देगा, अगर आपको लगता है ये आपके विटनेस इन्फ्लुएंस कर देगा, अगर आपको लगता है ये भाग जाएगा इन्वेस्टिगेशन से, ऐसा कुछ आपको रीजन नजर आ रहा है, तो आप उस रीजन को रिकॉर्ड करोगे ऐसे केस में अरेस्ट करने से पहले। और यहां तो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, जहां मैक्सिमम सजा ही 5 साल तक की है। तो यहां क्यों कमिश्नर अपनी विम्स और फैंसीज पे अरेस्ट करने आ जाते हैं? यहां क्यों कमिश्नर अपने आप से यह सवाल नहीं पूछता कि मैं इस बिजनेसमैन को अरेस्ट क्यों करूं? आखिर ये एक टैक्स लॉ है, आपका पर्पस अपना रिवेन्यू सिक्योर करना है। अगर आपको लगता भी है कि इस आदमी ने ये ऑफेंस किया है, यू हैव रीजंस टू बिलीव, तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ। मैटर एडजुडिकेट होने दो, मैटर एडजुडिकेट होगा, पता चल जाएगा इस आदमी ने ये ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देना। व्हाई अरेस्ट टुडे? लेकिन हमारे टैक्स ऑफिशियल्स तो कुछ ज्यादा ही ओवर एंथुजियास्ट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने नंबर को लेकर। वो तो इस अरेस्ट की पावर को, उनको ये जो डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है, उसे किसी और ही पर्पस के लिए यूज करते हैं। वो आपके यहां आएंगे, आपके पास आते हैं और कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी 10 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी बनती है, तुम 4 करोड़ जमा करवा दो, वॉलंटरी डिपॉजिट करवा दो, तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। क्या इसलिए बना है ये सेक्शन 69? इस पर्पस के लिए बना है, असेसी को हरास करने के लिए, आपका रिवेन्यू सिक्योर करने के लिए। इसलिए आप अरेस्ट की पावर यूज कर रहे हो। मैं करप्शन और ब्राइबरी की तो बात भी नहीं कर रही हूं। ये जो अरेस्ट का डर, खौफ, अरेस्ट के प्रोविजन आप रिवेन्यू सिक्योर करने के लिए कर रहे हो, इसके लिए ये बना ही नहीं है। आपको अपने रिवेन्यू का इतना ही खतरा लगता है, तो इसके लिए लॉ में और प्रोविजंस भी तो हैं। आप प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए जाइए, आप वो प्रोविजंस इन्वोक करिए। व्हाई अरेस्ट? लॉ का गोल्डन प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल एक रूल है, जेल तो एक्सेप्शन है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको अरेस्ट करना है, लेकिन यहां नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन में ये हो रहा है, क्योंकि
एक कमिश्नर को इंफॉर्मेशन मिली है, स्पेशली आईटीसी फ्रॉड के केस में, कि कोई पीछे सप्लायर अपनी जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसने टैक्स की पेमेंट नहीं दी, तो वो बायर के पास पहुंच जाता है, रेसिपिएंट के पास पहुंच जाता है, उसे प्रेशराइज किया जाता है, उसे डराया जाता है कि वो वॉलंटरी टैक्स जमा करवा दे। ये सरासर इलीगल है, गलत है। ये तो अरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। गुजरात, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने प्रोविजनल अटैचमेंट का जो सेक्शन है, सेक्शन 83, उसमें भी कहा था कि ये प्रोविजनल अटैचमेंट आपको आपका रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए दिया गया है। ये पावर, इसको टैक्स पेयर्स को हरास करने के लिए आप यूज नहीं करोगे। और यहां हमारे कमिश्नर्स, हमारे ऑफिसर्स तो एक कदम और आगे जाकर, एक स्टेप और आगे जाकर अरेस्ट की पावर को ही मिसयूज कर रहे हैं। तो एक अरेस्ट से पहले कमिश्नर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहले तो वो रीजन टू बिलीव फॉर्म करे कि ये ऑफेंस हुआ है, टैक्स अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है। जब वो कर लेगा तब उसके पास उस अरेस्ट की पावर आएगी। लेकिन उसे हर केस में अरेस्ट नहीं करना, फिर उसे ये देखना है कि यहां अरेस्ट क्यों करूं, क्या पब्लिक इंटरेस्ट यहां इन्वॉल्व है। वो रीजन समझे, रिकॉर्ड करे कि यहां इस केस में अरेस्ट क्यों बनता है। क्या ये मेरी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर देगा? क्या ये भाग जाएगा? क्या ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है? क्या ये विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा? क्या ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है? क्या मेरे बुलाने पर आ नहीं रहा है? उसी केस में वो अरेस्ट करे। अब एक इंटरेस्टिंग केस, कमिश्नर ने अरेस्ट के ऑर्डर दे दिए एक केस में। वहां उसने अरेस्ट के ऑर्डर के लिए रीजंस जो रिकॉर्ड करे, वो उसने क्या किया, ये जो अभी अभी मैंने रीजंस कहे हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो समन पे नहीं आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर देगा, ये सब वर्ड टू वर्ड सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में दिए हुए हैं कि इस केस में अरेस्ट बनती है। वो वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट करके अपने ऑर्डर में चिपका दिए। जैसे हम स्कूल का प्रोजेक्ट, कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाते हुए करते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट बना देते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंगली इस कमिश्नर ने वर्बैटिम वहां से उठाकर अपने ऑर्डर में ये रीजन चिपका दिए। क्या ये सफिशिएंट है? आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा आपने सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी कॉपी पेस्ट कर दिया, यहां पर पैराफ्रेज कर दिया, क्या ये सफिशिएंट है? वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा। क्या आपने एक भी इंसिडेंट बताया कि मैंने इस दिन उसे बुलाया और वो नहीं आया, मैंने उसे सम्मन दिया था इस डेट को और वो नहीं आया? वो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर देगा। कैसे कर देगा? कोई एविडेंस है? कोई एक इंसिडेंट है आपके पास? इस तरह से अरेस्ट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जीएसटी में मैजिस्ट्रेट की पावर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को दी गई है। मैजिस्ट्रेट वर्ड को कमिश्नर से, जॉइंट कमिश्नर से सब्स्टिट्यूट किया गया है। जनरली जो सर्च वारंट मैजिस्ट्रेट से लेना होता है, जीएसटी में सेक्शन 67 में वो सर्च ऑथराइजेशन की पावर जॉइंट कमिश्नर को दी गई है। जब एक्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर से क्लोज कर रहा है, तो उन ऑफिसर्स को चाहिए कि उस पावर को भी वो जुडिशियसली एक्सरसाइज करें। वो एक पब्लिक अथॉरिटी की सीट पर बैठे हैं। उन्हें ये जो डिस्क्रिशन दी गई है, मे अरेस्ट करे, ही मे अरेस्ट और ही मे नॉट अरेस्ट, वो पब्लिक अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन है, प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है।
प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करे, कैसे भी डिसीजन ले। एक बाप अपनी सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने एक बेटे के नाम कर देता है जिससे उसे बहुत प्यार है, और दूसरे बेटे को जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। तो ये उसका डिस्क्रिशन है, लॉ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने अपना डिसीजन किस बेस पे लिया। उस बेटे से प्यार था, दूसरे से नफरत थी, लॉ को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बात एक पब्लिक अथॉरिटी की आती है, ये एक डिस्क्रिशन पब्लिक अथॉरिटी का है, और डिस्क्रिशन भी किस लेवल का, अरेस्ट का। तो इसे एक्सरसाइज करने के लिए उसकी पावर्स को रिंग फेंस किया है कि पहले तो रीजन टू बिलीव फॉर्म करो और उसके बाद देखो व्हाई इज इट नेसेसरी टू अरेस्ट, क्यों अरेस्ट करना है। लॉ चाहता तो लिख देता ही शैल अरेस्ट, नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अरेस्ट करना होता है। बेल रूटीन है, जेल नहीं, जेल तो एक एक्सेप्शन है। सो आई होप मेरी जो ये कोशिश थी कि मैं इस अरेस्ट के प्रोविजंस को आपको सिंप्लीफाई करके बता सकूं, कहीं ना कहीं ये हम डिस्कस करें कि किस केस में अरेस्ट बनती है और कैसे उस पावर को एक्सरसाइज करना है, उस अपने ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव कर पाई। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।